हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉसिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ लिया था और उस पर कुछ सवाल भी ट्राई कर लिए थे। नया चैप्टर शुरू में करना चाह रहा था, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि कुछ एक जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी है उन्हें और डिस्कस कर दिया जाए, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तक जितना भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो वेक्टर रिलेटेड है, फील्ड भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। अगला जो चैप्टर होगा पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटीज का होगा। तो इस चैप्टर का जो लास्ट में 2-4 अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसके अंदर हम चार्ज की मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज की मोशन कैसी हो सकती है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कि एनसीईआरटी का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, आप उसे जरूर देख लें। बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपको ये दिया हुआ है कि दो प्लेट हैं ऐसे, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। थोड़ी सी नीचे बना लेता हूं। दो प्लेट है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है ऐसे। इस प्लेट के ऊपर आपको दिया है कि पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे आपको दिया है नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे और यूनिफॉर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो E है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, ये जो लेंथ है वो L है। ठीक है, और क्या दिया है, और ये दिया है कि ये इसकी मिडल लाइन है, ये मिडल लाइन है, मिडल लाइन। ठीक है, और क्या बताया है, और ये बताया कि इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज ने एंटर किया जिसकी वैल्यू Q है, और वो नेगेटिव चार्ज V वेलोसिटी से एंटर किया है, V वेलोसिटी से। तो सवाल ये है कि बताइए उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, यानी आपको बताना है उस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है बच्चों, जब वो आगे चलेगा, मैं इसे एक्स एक्सिस कह देता हूं और इसे वाई एक्सिस। यहां मैं ओरिजिन मान लेता हूं, यहां मेरा ओरिजिन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। यानी यहां से कोई दूरी अगर मैं लूंगा तो वो x होगी और अगर कोई ऊंचाई होगी तो वो y होगी। तो पहले तो आप यूं समझिए, हमें निकालना क्या है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है x एंड y रिलेशन। जब ये पार्टिकल चलेगा तो x बदलेगा, y बदलेगा, तो हमें x और y में रिलेशन बढ़ाना है। पहली बात तो ये। अब ये सोचते हैं कि पहली बात, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा या सीधा जाएगा। बड़ी ही कॉमन सेंस है, हम बड़े आराम से सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव है। एक तुम फिजिकली सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव उसको ट्रैक करेगा और जो नेगेटिव है उसको रिपेल करेगा। तो नेगेटिव ऊपर धक्का मारेगा और पॉजिटिव ऊपर खींचेगा, तो कन्फर्म है ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा। एक तरीका। दूसरा आप ऐसा सोच सकते हो, फील्ड है नीचे और नेगेटिव चार्ज अगर उसके अंदर घुसेगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बेटा हमेशा, अगर फील्ड नीचे है तो नेगेटिव पे फोर्स ऊपर लगेगी, और अगर फील्ड ऊपर हो और नेगेटिव चार्ज रखें तो फोर्स नीचे लगेगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड के अपोजिट लगती है, ये आपको याद होना चाहिए पहले की बातों से, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो कंफर्म सी बात है कि दो मोशन अलग अलग स्टडी कर लेते हैं, एक्स की मोशन अलग और वाई की मोशन अलग। तो चलिए लिख लेते हैं, यहां एक्स की मोशन, यहां वाई की मोशन। अब ये पार्टिकल अगर यूं जाएगा तो किसी भी टाइम पे मान लो ये कितना आगे आ जाएगा, मान लेते हैं x तो आगे आ जाएगा और y आ जाएगा ऊपर। x आगे y ऊपर, x आगे y ऊपर। यहां मैंने माना है ओरिजिन, x आगे आ गया है, y ऊपर आ गया है, क्योंकि उस पर ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, स्पीड की वजह से आगे चल रहा है, ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, धक्का लगने से ऊपर मुड़ रहा है, तो कन्फर्म है ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ट्रेजेक्ट्री बनानी है, ट्रेजेक्ट्री बनाने का मतलब है x में और y में रिलेशन ढूंढना है। तो पहले x में अलग चीज इक्वेशन लगाएंगे। x में इक्वेशन लगाने के लिए सारी बातें x की चाहिए। x का डिस्प्लेसमेंट जो कि x है, x की इनिशियल वेलोसिटी, x की इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो v है। और एक गजब बात बता दूं बेटा, अगर वेलोसिटी इधर है और फोर्स ऊपर है तो ये वाली फोर्स इस वेलोसिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये वेलोसिटी आगे थी,
जितनी थी उतनी ही रहेगी, बस ऊपर वाली फोर्स की वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वेलोसिटी तो जो है वही रहेगी, लेकिन ऊपर जो फोर्स लगी उसकी वजह से थोड़ी सी वेलोसिटी आ जाएगी और टोटल वेलोसिटी इधर हो जाएगी। लेकिन बेटा आगे वाला टुकड़ा जो था वही रहेगा। थोड़ी देर बाद और क्या होगा, आगे वाली वेलोसिटी तो वही रहेगी, ऊपर फोर्स लगने से ऊपर वाली स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी और टोटल ये मुड़ जाएगा। यानी इस तरह से मुड़ रहा है, क्यों, आगे वाली स्पीड फिक्स रहेगी, ऊपर फोर्स की वजह से ऊपर वाली स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ऊपर मुड़ रहा है। तो बच्चों एक्स में शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और y में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, सारी वेलोसिटी तो x में थी। अगर कोई वेक्टर x में हो तो उसका y में टुकड़ा बच्चे 0 होता है, और अगर कोई वेक्टर y में हो तो उसका x में टुकड़ा 0 होता है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी सारी x में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई y में पूछे तो कितनी है, 0। अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन कितना है और किधर है, तो एक्सेलरेशन उधर होता है बच्चे जिधर फोर्स होती है। फोर्स थी ऊपर तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, लेकिन कितना, एक्सेलरेशन की वैल्यू, पहली बात तो वो अप साइड होगा, कितना होगा, फोर्स बाय मास। अब सवाल उठता है फोर्स कितनी होगी, फोर्स होगी एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसे ई कहते हैं, एक चार्ज पे ई फोर्स, तो 2 पे 2 ई, 3 पे 3 ई। तो अगर हमारा चार्ज क्यू है तो क्यू पे लगेगी क्यू ई, तो यानी अगर यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ और वो होगी क्यू ई वैल्यू की, क्यू ई वैल्यू की। तो फोर्स है बेटा क्यू ई, मास है एम, तो एक्सेलरेशन हो गया क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय एम क्या है, इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं एक्स में एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्स में तो क्या ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, और अगर एक्स में फोर्स नहीं है तो एक्स में क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्स में एक्सेलरेशन है 0। अब हमें दो बातें पता लग गई, एक्स में वेलोसिटी भी पता है, एक्स में एक्सेलरेशन भी पता है, वाई में वेलोसिटी भी पता है इनिशियल और वाई में एक्सेलरेशन भी पता है। अब हम लगाएंगे इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर जब हम ये इक्वेशन x में लगाएंगे तो हमें सारी बातें x की पुट करनी पड़ेगी। तो बताइए कैसे पुट करेंगे, x में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x में x है, कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं बेटा मैं, s इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, u कितना है, u है v, टाइम कितना है t, और a कितना है 0। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। x में देखिए u कितना था v, a कितना था 0, तो x बराबर हो गया vt, ये होगी पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं y में लगाते हैं, ये तो लगा दिया मैंने x एक्सिस में, अब लगाते हैं y एक्सिस में। बताइए y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये x का डिस्प्लेसमेंट था, ये y का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है y में y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में 0, u हो गया 0 प्लस हाफ ए y का एक्सेलरेशन, और y का एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एम, और टाइम दिया हुआ है t, तो इनटू हो गया t स्क्वायर। हमने यहाँ तक चार्ज पार्टिकल के पहुँचने का टाइम माना है t, x दूरी और y दूरी एक साथ चल रहा है, तो यहाँ जाने में भी t लगेगा और यहाँ जाने में भी t लगेगा, तो दोनों जगह t रख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें बच्चों x और y में रिलेशन बनाना है, और x और y में रिलेशन बनाना है तो सीधी सी बात है, यहाँ से मुझे किसको हटाना पड़ेगा, इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से मुझे t हटाना पड़ेगा। और अगर मैं t हटाना चाहता हूँ तो फर्स्ट से t निकाल लेता हूँ, जो कि x बाई वी होगा, t बराबर होगा x बाई वी, और t की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, देयरफॉर y आ गया हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स बाई वी का होल स्क्वायर, देयरफॉर y हो गया हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये होगी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन।
और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये x में क्वाड्रेटिक है, और अगर x में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाथ होता है पैराबोला। देयरफॉर हम कह सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ है वो पैराबोला है। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर प्लेटों के बीच में फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाएगा, फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाएगा तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ये वही सवाल है जो हम 11th क्लास में करते हैं। अर्थ की फोर्स नीचे होती है, v स्पीड से बॉल को आगे फेंकते हैं तो वो बॉल का जो पाथ बनता है वो पैराबोला। या फिर एक टंकी में पानी हो, उसमें सुराख कर दें, उस पानी का जो पाथ बनता है अंडर ग्रेविटी वो भी पैराबोला। तो जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर कांस्टेंट फोर्स लगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगे, तो अगर उस पार्टिकल को छोड़ दिया जाए फिक्स वेलोसिटी देकर फिक्स फोर्स के परपेंडिकुलर, तो उसका पाथ क्या बनता है बेटा? पैराबोला। तो इसका ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ आओगी। इसके ऊपर हम एक छोटा सा सवाल भी करते हैं। देखिए यहीं जगह बनाता हूं मैं, चलो अगला पेज ले लेता हूं, लेकिन यहीं कर लेते हैं। देखिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं 2-4 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूं। पहला सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वही प्लेट्स हैं, प्लेट को मैं लाइनों से दिखा रहा हूं, ऐसे ही प्लेट्स हैं, इनको मैं इधर से देखेंगे तो लाइन दिखेंगी, तो ये गैप हमारा d है। मैंने कहा सेंटर से ये -q चार्ज v वेलोसिटी से फेंका है, बताइए मैं इसे कितनी वेलोसिटी दूं, v मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये L लेंथ की प्लेट है, L लेंथ की प्लेट के बीच में जाके टच करे, यहां बिल्कुल बीच में। तो बताइए स्पीड कितना होना चाहिए, v मिनिमम कितना होना चाहिए। तो हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हम बना चुके हैं, वो है y QE डिवाइडेड बाय m2m v का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। देखिए अगर आपको यहां इसको मिडल में टच कराना है तो सीधी सी बात है कि जब आपका x बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, x हो जाए आपका L/2, x हो जाए आपका L/2, तो आपका y कितना बढ़ जाना चाहिए, ये d है और ये हाफ क्या होगा, d/2, यानी आपका y कितना हो जाए। अगर L/2 पे जाके y d/2 हो जाए तो वो जो स्पीड होगी उस स्पीड से ये यहां सेंटर में टच करेगा। यानी आप क्या करें, v की जगह रख दें v मिनिमम और x की जगह क्या रख दें, देखो देखो मैं यहीं रख रहा हूं, x की जगह आप रख दें L/2, L/2 का स्क्वायर। y की जगह क्या रख दें, y की जगह क्या रख दें, y हो जाएगा यहां बढ़ते बढ़ते, ये इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है, y बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा d/2, क्योंकि ये बताया गया था कि मिडल में से फेंका है, तो y हो जाएगा d/2। और इस फार्मूले से हम किसको अलग निकाल लेंगे, इसको लेफ्ट ले लेंगे, बाकी सारा राइट ले आएंगे, यानी जो भी बनेगा ये बन जाएगा v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू QE, ये 2 से 2 आप काट दें, QE डिवाइडेड बाय md इंटू L स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगी मिनिमम स्पीड। ये इधर से ले जाके इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। अब आप बताइए अगर मैं आपसे ये ना कहकर ये कह देता कि बताइए कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये मिडल में नहीं यहां जाके टच करे, जो कि एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है कि यहां नहीं यहां जाके टच करे, तो कोई बात नहीं, इस बार हम x को कितना रख लेंगे बच्चों, L, तो y को कितना रखेंगे d/2। तो जो v आएगा उस केस में ये जस्ट कहां टच करेगा, कॉर्नर पे टच करेगा। यानी इस बार हम x की जगह क्या पुट करेंगे, L/2 पुट नहीं करेंगे, L पुट करेंगे। हाँ y की जगह अब भी हम क्या रखेंगे, x जब L होगा तो d/2 पुट करें, x को L रखा, y को d/2 रखा। अब जो v आएगा वो v होगा जो जिस पे यहां टच होगा, और इस बार ये स्पीड पहले वाले से ज्यादा आएगी। इस पर हमसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, यहाँ टच करेगा, यहाँ कितनी स्पीड होनी चाहिए। चलिए इस पर एक छोटी सी बात और मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा, फिर मैं इस बात को वाइंड अप करूँगा।
अगर आपसे यूं कह दिया जाए कि यही वो दो प्लेट्स हैं और यहां से वो चार्ज फेंका गया है, डिफ्लेक्शन मतलब y में जो डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन बताइए किस पे डिपेंडेंट है। तो आप देखेंगे y का फार्मूला देखिए क्या है, QE बाय 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। गिवन लोकेशन पे गिवन x पे कोई अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल फेंक दूं और उन सब की स्पीड सेम हो, मतलब मैं कई सारे पार्टिकल फेंक दूं यहां से और उनकी स्पीड सेम हो, यानी ये सेम कर दूं, लोकेशन भी सेम कर दूं x फिक्स, फील्ड सबके लिए सेम है ही, टू भी सेम, तो इसका मतलब उस केस में डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली हो जाएगा, Q बाय m। यानी जिस चार्ज पार्टिकल का अगर मैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यहां से सेम स्पीड से फेंक दूं तो डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा चार्ज और मास के रेशो पे। जिस पार्टिकल का ये चार्ज और मास का रेशो ज्यादा आएगा उसका गिवन लोकेशन पे, गिवन लोकेशन x फिक्स x पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा आएगा। जितना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तब जब उसका चार्ज और मास का रेशो ज्यादा हो। जैसे एनसीईआरटी ने एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल पूछ रखा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां मैंने आपको 3 पार्टिकल के रास्ते दिखा दिए, एक ऐसे दिखाया है, एक ऐसे दिखाया हुआ है, एक ऐसे दिखाया हुआ है। इनमें से 2 पार्टिकल पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये प्लेट मैंने आपको बता दिया कि प्लस है, नहीं माइनस है, सॉरी, ऊपर वाली प्लेट मैं आपको कह देता हूं कि वो माइनस है, ये माइनस प्लेट है और ये वाली प्लेट प्लस है। तो कौन सा सवाल तो बहुत ही आसान हो गया, किन में से कौन कौन से प्लस हैं। तो आप कहोगे सर पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से पहला और दूसरा तो जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़े हैं, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, और जो तीसरा है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ा है तो वो नेगेटिव है। और अगर मैं कह दूं कि एक सीधा गया है 4 नंबर वाला, तो आप कहोगे सर 4 नंबर वाला न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कोई पार्टिकल होगा, न्यूट्रॉन होना जरूरी नहीं है लेकिन न्यूट्रल होगा। अब अगर मैं पूछूं कि 1, 2 और 3, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा है और एक इलेक्ट्रॉन है, बताइए कौन सा है। तो पहली बात तो 3 नंबर वाला इधर मुड़ा है, तो 3 नंबर वाला तो हो गया इलेक्ट्रॉन, समस्या खत्म। 3 नंबर वाला तो इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि वो किसकी तरफ मुड़ा है, नेगेटिव की तरफ। और ये 4 नंबर वाला मैं लिख देता हूं, एक न्यूट्रॉन था। मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा है, तो 4 नंबर वाला सीधा गया, न्यूट्रॉन है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ मुड़ा, वो नेगेटिव है यानी वो इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है। अब बच के 2 पार्टिकल, यानी एक जो है वो प्रोटॉन है और एक जो है वो अल्फा है। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा प्रोटॉन और कौन सा अल्फा है, तो आप ऐसे पता करेंगे कि जो y है डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली है चार्ज और मास के रेशो के। अगर आप प्रोटॉन का ये रेशो देखें तो प्रोटॉन का जो y होगा उसका रेशो आएगा E बाय एम पी। और अगर आप अल्फा का रेशो देखें तो ये रेशो क्या आएगा, अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन से 2 गुना होता है, मतलब 2e होता है, और जो उसका मास होता है वो 4 गुना होता है, मतलब 4 MP होता है, प्रोटॉन से 4 गुना। तो उसका रेशो बताइए क्या आया, अल्फा के लिए जो रेशो आया वो E बाय 2mp आया, मतलब ये रेशो कम है और प्रोटॉन का रेशो ज्यादा है। इसका मतलब प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और अल्फा का डिफ्लेक्शन कम होगा। अब आप जरा देखिए कि इस डायग्राम में किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। गिवन लोकेशन, एक लोकेशन पकड़ लें, इसका डिफ्लेक्शन तो इतना है और इसका डिफ्लेक्शन इतना है, यानी 1 नंबर वाले का डिफ्लेक्शन ज्यादा है और ज्यादा वाला कौन है, जिसका ज्यादा डिफ्लेक्शन है वो तो प्रोटॉन है। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन वाला प्रोटॉन है, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन वाला यानी 1 है और वो 1 प्रोटॉन है। देखिए
प्रोटॉन का रेशो E/m आ रहा है, अल्फा का रेशो E/2m आ रहा है, ये कम आ रहा है, प्रोटॉन का ज्यादा आ रहा है, और यहां ज्यादा डायग्राम में दिखाया गया है, इसका ज्यादा है 1 का, तो 1 वाला प्रोटॉन है और 2 वाला अल्फा है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो एक सवाल छोटा सा और पेंडिंग है, उसे भी आज पूरा कर देते हैं, नहीं तो यूं रह जाएगा, एक बात रह गई थी। चलिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है एक एनसीईआरटी में बड़े अच्छा सवाल है, वो ये है कि एक कंडक्टर दिया हुआ है आपको, उसके अंदर एक केविटी है और उस केविटी के अंदर एक चार्ज रख दिया गया है Q, और ये कंडक्टर है। तो सवाल क्या है बच्चों, जल्दी से खत्म करते हैं। सवाल ये है कि आप बताइए इस कंडक्टर की इनर पोर्शन पे कितना चार्ज आएगा, Q' कितना होगा, और इसकी आउटर पोर्शन पे Q" कितना होगा। तो एक प्रॉपर्टी बेटा मैं पहले बता चुका हूं, वो ये थी कि कंडक्टर की बॉडी के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है, यानी ये जो बॉडी है ये वाली, इसके अंदर फील्ड हमेशा जीरो है, यहां फील्ड जीरो है। तो हम एक काम करते हैं, हमें गॉसियन सरफेस मानते हैं, ये रही हमारी गॉसियन सरफेस, जो येलो वाली है वो मेरी हो गई गॉसियन सरफेस। और अब लगाते हैं गॉसेस लॉ। ये वाली न्यूट्रल था, ये वाला न्यूट्रल है, केवल केविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है, लेकिन ये न्यूट्रल है, और इस चार्ज की वजह से यहां कुछ चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि Q' और Q" का जोड़ क्या है, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि ये बाहर वाला कंडक्टर न्यूट्रल है, बस उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। तो इन दोनों चार्ज का जोड़ जीरो है, एक बात तो हमें ये पता है। हाँ, यहां क्यों रखा है, हमने ये क्वेश्चन सरफेस मान ली। अब गॉसेस लॉ लगाएंगे, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है बच्चों, टोटल फ्लक्स बराबर होगा Q इनसाइड, इस सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। ये तो Q है, यहां है Q', इस बाउंड्री पे मैंने माना है Q', Q प्लस Q' डिवाइडेड बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला होता है EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, और E कंडक्टर के अंदर E कितना होता है, जीरो। और अगर E हम जीरो रख देंगे तो लेफ्ट वाली टर्म जीरो हो गई, और अगर लेफ्ट वाली टर्म जीरो हो गई, तो Q प्लस Q' बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो गया, देयरफॉर Q' प्लस Q बराबर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब Q' इज इक्वल टू आ जाएगा -Q, यानी इसके अंदर वाली सरफेस पे आएगा -Q चार्ज, इसके अंदर वाली सरफेस पे -Q चार्ज। और हमें पता है Q' प्लस Q" बराबर है जीरो, देयरफॉर Q" बराबर हो जाएगा -Q', और Q' की वैल्यू है -Q है तो यहां रख देंगे -Q, तो Q" का आंसर आ जाएगा +Q। यानी सिंपल सा रिजल्ट ये है कि जब हम यहाँ Q रखेंगे तो उसकी वजह से यहाँ अंदर की तरफ तो -Q आ जाएगा और बाहर की तरफ +Q आ जाएगा। तो बच्चों इस बात को आप याद भी रखें कि कंडक्टर की केविटी के अंदर अगर हम Q चार्ज रख देंगे तो उसके अंदर वाली बाउंड्री पे -Q आ जाएगा और बाहर वाली बाउंड्री पे +Q आ जाएगा। टोटल इसका जीरो था, जीरो ही रहेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।